गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म का आयतन 1920 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर है। उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए उसका से मतलब हमारा किससे हो जाएगा, जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया तो प्रिज्म की ऊंचाई होगी, हमें यहाँ पे प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है कि एक प्रिज्म का आयतन 1920 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे प्रिज्म का आयतन पता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा दिया है प्रिज्म का आयतन इज इक्वल टू 1920 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे प्रिज्म का आयतन पता था, तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि उसका आधार यानी जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पे प्रिज्म का आधार भी तो दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्रिज्म का आधार इज इक्वल टू हमें यहाँ पे पता है 16 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका आधार यानी जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसीलिए जब हम यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना। देखिए ए से हमारा मतलब भुजा से होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका इनटू में होता है ए स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में हम यहाँ पे ए की जगह क्या रखेंगे, ए की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो जो हमें यहाँ पे प्रिज्म का आधार दिया गया है 16 सेंटीमीटर, यही हमारी ए की वैल्यू होगी। यानी यहाँ पे ए की जगह हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे, 16 सेंटीमीटर, यानी 16 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम
प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है वो तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। तो √3/4 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे फिर a स्क्वायर है तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 16 को रखेंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद √3/4 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और देखिए ये आपका इनटू में है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे इनटू का साइन लगाया। फिर इसके बाद 16 का स्क्वायर, अगर आप 16 गुणे 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 256। तो यहाँ पे 256 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 6 जा 24, एक इधर जाएगा, 4 4 जा 16। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे ऊपर √3 बचा हुआ है, और इनटू में यहाँ पे 64 आपका ये है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। और देखिए नीचे 1 है तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 की मल्टीप्लाई, ये √3 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पे 64 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 √3, और किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया है, 64 √3 घन सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अब हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रिज्म की ऊंचाई होगी, हमें यहाँ पे प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। जब हमने यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम यहाँ पे प्रिज्म की ऊंचाई को बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो हमें प्रिज्म का आयतन दिया गया है वो, और अपॉन में प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए प्रिज्म का आयतन तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 1920 √3 घन सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो प्रिज्म के आयतन की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 1920 √3। फिर इसके बाद प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 64 √3, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद बचा क्या हमारे पास, 1920, और बटे में क्या बचा हुआ है, 64 ये बचा हुआ है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप 64 से डिवाइड कर दीजिए। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 30, और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया है। सो ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमने कई फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको एक लाइन पे ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में, जो लिखा था कि उसका आधार यानी जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी 30 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। हमसे यहाँ पे वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था, और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। हमें यहाँ पे पता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें यहाँ पे पता है। तो दिया है हमें यहाँ पे एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है
448 पाई। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई। क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है, लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है और देखिए कितना दिया है आयतन हमें 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे ऊंचाई भी तो दी गई है, हाइट दी गई है, तो ऊंचाई h की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया कि उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, यानी हमें यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है और अभी हमें यहाँ पे r की वैल्यू नहीं पता है। जब तक r यानी त्रिज्या हमें नहीं पता चलेगी तब तक हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ नहीं निकाल पाएंगे। तो त्रिज्या r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ था पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए दिया है ताकि हम यहाँ पे r की वैल्यू को निकाल पाए। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है देखिए पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई और सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये पाई से ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448, ये यहाँ पे बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448, ठीक है, क्योंकि पाई से पाई तो हमने कैंसिल ही कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। अब एच देखिए हाइट हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे ये इनटू में है, ध्यान रखिएगा, तो एच की जगह हम यहाँ पे 7 को रख देंगे इज इक्वल टू 448, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 448, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें यहाँ पे r की वैल्यू को निकालना है, तो आर स्क्वायर को हम ले आएंगे आगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर को आगे ले आए और यहाँ पे 448 था ही, और अपॉन में देखिए 7 आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए 448 यहाँ पे था, 7 को जब इधर लाएंगे बराबर के ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनटू में है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 इधर जाएगा 28, यानी 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली 64, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 64 मिला हुआ है। तो जब हम यहाँ पे r की वैल्यू को निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो 64 के ऊपर लगेगा रूट, तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 8 मिलेगा, और किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो r की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई, त्रिज्या हमें मिल गई 8 और किस में सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा। अब r की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, कई बार मैंने आपको बताया, और अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच, अब देखिए 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह हम वैल्यू को रखेंगे 22/7, क्या रखेंगे 22/7, तो पाई की जगह 22/7 को रखा। फिर इसके बाद इनटू में यहाँ पे आर की वैल्यू को अभी हमने 8 सेंटीमीटर निकाला, तो आर की जगह रखेंगे 8 को। फिर इसके बाद एच, तो ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी गई थी 7, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एच की जगह हम क्या रखेंगे 7 को रखेंगे, ये यहाँ पे एच की जगह 7 को रख दिया। सॉल्व कर लीजिए, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 22 इंटू 8, ये आपका बचा हुआ 2 की मल्टीप्लाई 22 में करवा दीजिए, 44 आपको मिलेगा 44, और 44 की मल्टीप्लाई फिर हम 8 में करवा देंगे। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 22 में 44 मिला, फिर यहाँ पे इंटू 8 था, इंटू 8 किया। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 की मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो आपको यही मिलेगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है। सो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसीलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। इस गेंद का आयतन है पाई इज इक्वल टू 22/7 लीजिए, यानी पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे 22/7 दी हुई है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। देखिए ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है जो आज किस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ईजी नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। सो 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातु की एक खोखली गेंद, यहाँ पे खोखली गेंद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए जब बाहरी व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे तो देखिए इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल आर से मतलब क्या है, यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जो व्यास हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए खोखली गेंद का बाहरी व्यास हमें 6 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। जब हम यहाँ पे त्रिज्या को निकालते हैं, व्यास हमें दिया होता 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी R इज इक्वल टू हमें कैपिटल R की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या है वो निकाल ली है, हमें 3 सेंटीमीटर मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर। बाहरी त्रिज्या किसकी बाहरी त्रिज्या, जो खोखली गेंद है उसकी बाहरी त्रिज्या, जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो धातु की खोखली गेंद थी इसका बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया था, तो व्यास दिया था तो 6 सेंटीमीटर था, बटे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम यहाँ पे खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या को भी निकालेंगे। जब तक नहीं निकालेंगे आंतरिक त्रिज्या तब तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। अभी आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा क्यों बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या मैंने यहाँ पे निकाली। तो खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल r, इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। देखिए खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या जिसको हमने स्मॉल r माना हुआ है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अभी खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या निकाली हुई थी वो हमें 3 सेंटीमीटर मिली हुई थी। तो ये 3, और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई, जो मोटाई यहाँ पे दी हुई है 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ला करके हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे और हमें यहाँ पे खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या भी पता चल जाएगी। तो खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, जो खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या थी उसमें से हमने लेस कर दिया उसकी मोटाई को, जो 1/2 सेंटीमीटर है, इसको अब लेस करेंगे। तो देखिए आप चाहे यहाँ पे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6, फिर ऊपर -1 ये, और बटे में आपका 2 तो रहेगा ही। अब 6 में से 1 को लेस करेंगे तो हमें 5
और बटे में 2, 2 तो है ही, तो 5/2 मिलेगा। यानी स्मॉल आर की वैल्यू हमें 5/2 मिल चुकी है। यानी खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू 5/2 हमें मिल चुकी है। इसीलिए यहाँ पे ये मोटाई दी गई थी ताकि हम यहाँ पे खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या को निकाल पाएं। तो हमने यहाँ पे निकाल ली है, आंतरिक त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इस गेंद का आयतन यानी जो धातु की खोखली गेंद है इसका आयतन हमें निकालना है। तो देखिए गेंद का आयतन हम यहाँ पे निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे खोखली गेंद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, खोखले गोले के आयतन का सूत्र यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था। खोखले गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई। रुकिए मैं इधर साइड में लिख देता हूं, 4/3 पाई, फिर इसके बाद कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब होता है, स्मॉल आर का क्यूब। इसीलिए हमने यहाँ पे ये बाहरी त्रिज्या निकाली थी कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, इसीलिए निकाली हुई थी यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे गेंद का आयतन निकालेंगे, क्योंकि धातु की खोखली गेंद है, खोखली गेंद का आयतन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे खोखले गोले के आयतन वाला। ध्यान रखिएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते, 4/3, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दी भी हुई है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। तो यहाँ पे पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7 को रखेंगे। अब देखिए कैपिटल आर से मतलब जो खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या हमने निकाली है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की जगह रखेंगे 3, और क्योंकि क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 आपको क्या मिलेगा, 3 3 9 3 27 मिलेगा, 27। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया, फॉर्मूले में माइनस तो यहाँ पे माइनस लगाया। फिर यहाँ पे स्मॉल आर का क्यूब, तो देखिए हमने यहाँ पे खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर की वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर ये निकाली थी। तो यहाँ पे स्मॉल आर का क्यूब है, तो यहाँ पे 5/2 का क्या कर देंगे, क्यूब हमें करना पड़ेगा। तो देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125 और 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे 4/3 एज इट इज, 22/7 एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 8 की मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं 27 में करवाऊंगा। तो जब 8 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 27 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 216, और 216 और ऊपर यहाँ पे माइनस है, और 216 में से 125 को लेस करेंगे और बटे में 8 आपका रहेगा ही। 216 में से अगर हम 125 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 91 और अपॉन में 8। यानी यहाँ पे सॉल्व करने पर जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट था, इतना इसको सॉल्व करने पर 91 अपॉन में 8 हमें मिलेगा। कैसे आया ये भी समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगले स्टेप में 4/3, 22 अपॉन में 7, ये सब आपका एज इट इज रहेगा, और इतने को सॉल्व किया था, अभी हमें 91 अपॉन में 8 मिला हुआ था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 2 4 8 होता है, ठीक है, 2 4 8, और यहाँ पे हम 2 2 4 कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे ये आपका 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये 7 1 7 हो जाएगा, ये 7 1 7, 2 धर जाएगा, 21 यानी 7 3 आपका क्या हो जाएगा 21, यानी यहाँ पे 13 आ जाएगा। और अभी भी देखिए ये 2 1 2 और यहाँ पे ये 2 1 2 और ये 2 1 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर देखिए, ऊपर बचा 11 गुणे 13 ये बचा हुआ है, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, नीचे देखिए सब कुछ हमारा यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। 3 है और इनटू में 1 है, तो 3 × 1 3 ही होगा, तो नीचे हमारे पास बचा हुआ है 3। तो देखिए अगले स्टेप में 11 गुणे 13 बटे में 3 मैंने लिखा हुआ है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 13 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 143 मिलेगा, फिर अपॉन में यहाँ पे 3 मिला हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 143 ये है और इसको हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 में से 12 को लेस करेंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, फिर 3 7 21 होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें सॉल्व नहीं करना है। 23 में से 21 को लेस करेंगे 2 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 47 होल 2/3 और यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 सही 2/3। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, तो 47 सही 2/3। और क्योंकि हम यहाँ पे आयतन को निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर क्यूब भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। देखिए हमने यहाँ तक सॉल्व किया, 47 सही 2/3 मिला था और हम यहाँ पे आयतन को निकाल रहे थे ना, तो आयतन को निकालते हैं तो किस में आता है, 47 होल 2/3 और सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ऐसे आप सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, 47 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन होगा। हमसे यहाँ पे घन का आयतन पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, इस टाइप का 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। कहा था आपके एग्जाम में आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें यहाँ पे पता क्या है, हमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमें दिया हुआ है क्या, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है 6a²। क्या होता है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ, 6a² होता है। या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ए से मतलब यहाँ पे भुजा से होता है, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप 6a² लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6a²। देखिए यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a² होता है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। तो 6a² इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 384, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो a² इज इक्वल टू 384 लिख देंगे और अपॉन में 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6, फिर 6 6 जा 36, 2 उधर जाएगा 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24। तो हमें क्या मिला, a²। ठीक है, हमें क्या मिला, a² इज इक्वल टू 64। ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, हमें यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना है। तो a इज इक्वल टू करेंगे तो देखिए 64 के ऊपर यहाँ पे रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमने हटाया, या फिर a इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8, और किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो a की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है a का क्यूब, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब। जब तक हमें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम यहाँ पे घन के आयतन को नहीं निकाल पाएंगे। तो a की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया, भुजा का मान 8 सेंटीमीटर मिला। अब हम यहाँ पे घन का आयतन निकाल लेंगे। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³ या फिर आप भुजा का क्यूब बोल सकते हैं। तो a की वैल्यू अभी हमने 8 निकाली हुई थी, इसी का हम क्यूब कर देंगे। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। और क्योंकि हम यहाँ पे घन का आयतन निकाल रहे हैं
और सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 512 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आपके एग्जाम में आया नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक अर्धगोलीय ठोस कटोरे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या है, हमें यहाँ पे पता है अर्धगोलीय ठोस कटोरे का व्यास जो कि 14 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है अर्धगोलीय ठोस कटोरे का व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम यहाँ पे अर्धगोलीय ठोस कटोरे की त्रिज्या को निकाल पाएं। तो अर्धगोलीय ठोस कटोरे की त्रिज्या को जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अर्धगोलीय ठोस कटोरे की त्रिज्या, जिसको मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए जो हमें यहाँ पे व्यास दिया गया है 14, और इसमें हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें जब व्यास दिया होता है तो जब हम त्रिज्या निकालते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 = 2, 2 7 = 14, यानी अर्धगोलीय ठोस कटोरे की त्रिज्या स्मॉल r की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7 और सेंटीमीटर में त्रिज्या हमें मिल चुकी है। और हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। अतः अर्धगोलीय ठोस कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 3πr²। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किया है मैं आपको बता दूं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अर्धगोलीय ठोस कटोरे की बात हो रही थी तो फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 3πr², ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू को जस्ट अभी हमने निकाला 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि r² है तो यहाँ पे r² है, r की वैल्यू को 7 निकाला, 7 × 7 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस 7 से मैं इस 7 को कैंसिल कर देता हूँ, बचा क्या 3 × 22 और इंटू में 7, क्योंकि एक साथ तो बचा हुआ है ना, इससे ये 7 कैंसिल हुआ लेकिन ये वाला बचा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 22 में करवा दीजिए, आपको 66 मिलेगा और गुणे में 7 यहाँ पे है। अब इसी की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे तो हमें मिलेगा 66 × 7 करेंगे, हमें मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए हुए हैं जो कि आपके ये मेंसुरेशन से रिलेटेड हैं। तो आज ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इस बार जरूर पूछे जाएंगे और मैं आगे भी आप लोगों को मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर भी मैंने यही किया हुआ था, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेंसुरेशन के वो मैंने सॉल्व करा दिए थे और सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और 2020 की जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था वहाँ पे भी मैंने यही किया था। मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कराए थे और सेम वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए थे मेंसुरेशन से। तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज के आज आप लोग कर लीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।